बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, जिसे अब एक्स कहा जाता है, 26 मई को एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है। उसका बड़ा चर्चा है। वो मुजीबर रहमान और यहिया खान की तस्वीरें लगा के जो नीचे लिखो गद्दार कौन और मुतनाज़ा दादोशुमार दिए गए हैं उसमें, उस पर भी बात करेंगे। ये पीटीए के कुछ रहनुमा जनाब लातलकी का इज़हार कर रहे हैं, इमरान खान को पता ही नहीं। लेकिन साथ ही जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है पीटीए का, उसमें वो जो इमरान खान का ट्वीट है उसको पिन कर दिया गया है। यानी जब भी आप पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट जो एक्स का खोलेंगे, तो सबसे ऊपर जो आपको पोस्ट नज़र आएगी वो इमरान खान का ट्वीट है, वो ये वाला जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। ये बातें तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैं बताऊँगा आज कि सकूत ढाका में या मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में इमरान खान की फैमिली का क्या किरदार है, ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब के जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, ये किसी का हिसाब नहीं रखते, हिसाब चुकता कर देते हैं और तारीख जो है उसको दुरुस्त रखते हैं। ये आपको याद होगा कि 30 मई को इमरान खान जब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, नैब ऑर्डिनेंस तरमीम वाला जो केस है, जो हुकूमत की इंटर कोर्ट अपील है, जिसमें जो बुनियादी दरख्वास्त थी जिसके खिलाफ ये अपील है वो इमरान खान ने फाइल की थी। तो उसमें जनाब खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल हैं, वो ये दरख्वास्त करते हैं कि जनाब इस केस को जो है वो लाइव दिखाया जाए। तो फिर अतर मिनल्ला साहब जो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल लाइव दिखाएं, और बाकी जजेस जो हैं वो फिर वो बेंच जो है मशावरत के लिए जाते हैं, फिर आके 4-1 से वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है। अब उस दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। उस तहरीरी फैसले में ये बताया गया है जनाब क्यों उसको लाइव नहीं दिखाया गया। पहली बात तो ये है कि ये किसी का बुनियादी हक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके बारे में ये लिखा हुआ कि इमरान खान ने तो उसको फ्री की नहीं बनाया था, जो बुनियादी केस था उसमें फ्री की नहीं थी, और फिर ये नहीं बता सकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि इसको लाइव नशर ना करके इस समात को, तो उसके किस बुनियादी हक की जो है वो नफ़ी हुई है या किस आइनी हक की खिलाफ वर्जी हुई है। ये बात किसी का आइनी हक नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया जनाब, जब 18 सितंबर 2023 को ये पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो मामला आया था, उसकी समात के लिए फुल काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने उसके बाद फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी गई थी। वो कहते हैं फुल कोर्ट का इजलास हुआ था और वहाँ ये फैसला हुआ था फुल कोर्ट में कि ये जो फुल कोर्ट के जो मुकदमात हैं इनको लाइव नशर किया जाए टीवी पे। तो वो कहते हैं जनाब 18 सितंबर को फिर वो लाइव हुआ। उसके बाद वो कहते हैं 40 के करीब मुकदमात हैं वो लाइव दिखाए गए, उनकी समात जो है वो लाइव दिखाई गई। और फिर जो मोहम्मद अली मदर साहब और जस्टिस अतर मिल्ला की 2 रुकनी जो है कमेटी बनाई गई। जनाब ये जो एसओपीज़ वगैरह कवायद ज़वाबित बनाए लाइव दिखाने वाला जो मामला है, तो वो कमेटी जो है जनाब अभी तक जो है वो नहीं पेश कर, एसओपीज़ वगैरह जो कवायद वगैरह हैं वो नहीं बना सकी। तो ज़ाहिर है फिर वो कहते हैं जनाब मैंने रोक दिया मफाद आमा में। और फिर ये वाला जो केस है, ये तो टेक्निकल केस है, जैसा कि उन्होंने काजी साहब ने वहाँ ये कोर्ट में भी ये कहा था। और जो 4-1 से फैसला आया है उसमें कहा है उन्होंने जनाब कि जनाब अतर मिल्ला साहब ने इख्तिलाफ़ किया है और 4 जज जो हैं वो कहते हैं कि जनाब नहीं ठीक है, इसको लाइव नहीं दिखाना। तो उन्होंने फिर ये कहा जनाब जो 53 इसकी समातें हुई थी जो इमरान खान ने, उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान ने जो पिटीशन फाइल की थी नैब तरामीम के ख़िलाफ़, उसकी 53 समातें हुई थी और एक मरतबा भी इमरान खान खुद पेश नहीं हुए थे। वकला के ज़रिए पेश, पहले और वकला थे, आखिर में ख्वाजा हारिस अहमद साहब जो हैं वो उनके वकील थे। अब जो तहरीरी फ़ैसला आया उसमें ये कहा गया है कि इंटर कोर्ट अपील पे ज़ाहिर है जो पहली बुनियादी दरख्वास्त थी 184 सब आर्टिकल 3 वाली, उसमें तो इमरान खान मदई थे, उन्होंने चैलेंज किया था। तो उनको नोटिस किया गया तो उन्होंने कहा जनाब मैं खुद पेश होना चाहता हूँ। तो फिर हमने कहा जनाब ठीक है, इनको जो वीडियो लिंक के ज़रिए इनको समात में वो शरीक कर लिया जाए। तो वो पिछली पेशी भी हुए, अब भी हुए। तो वो वकील नहीं है, इसके बावजूद उन्हें हमने मौका दिया और अब उन्होंने वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं। क्योंकि ख्वाजा हारिस अहमद ने उनका, मुझे तो पता नहीं, मेरे पास लाइब्रेरी नहीं, मेरी तैयारी के लिए मुझे वकील चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ख्वाजा हारिस अहमद साहब 2 वकील लेके चले जाइए, आप उनकी तैयारी शैयारी करवा दें। तो वो कहते हैं इसके बावजूद भी जो है अदालत ने ये कहा है, इसके बावजूद हमने ये फैसला किया है कि जो वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी मौजूदगी है समात के दौरान वो बरकरार रहेगी। यानी अगली पेशी भी जब भी उसकी पेशी होगी तो वो जो इमरान खान जो है वीडियो लिंक के ज़रिए आ सकेंगे। वो कहते हैं जनाब मामला ये है कि एक बंदा जो वकील ही नहीं है
उसको कानून का उस तरह नहीं पता जैसे कि वकील को पता होता है। जैसे उन्होंने कहा पिछली पेशी पे कि जनाब ये टेक्निकल मामलात हैं कि आप ये बहस कर लेंगे, तो उसने कहा मेरे पास लाइब्रेरी इमरान खान है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब वो अपने मज़मूम मकासद के लिए भी कोई बंदा जो है, जो सियासतदान है, वो अपने सियासी मकासद के लिए और पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। और कहते हैं कि जनाब ये मफाद आमा में नहीं। और उन्होंने फिर ये कहा कि ये खदशा जो है ये दुरुस्त साबित हुआ जब गैर मुतलका बातें शुरू कर दी इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा जनाब देखें वो एक दरख्वास्त है कमीशन के लिए, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन है, उस हवाले से। और फिर जेल में अपनी कैद के हवाले से भी वो कहते हैं, उन्होंने जिक्र किया। ये तो गैर इस केस से मुतल्लिक़ बातें नहीं, उन्होंने हमारा खदशा दुरुस्त कर दिया कि उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए ये जो है खुद हाज़री वाला जो मामला है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, वो लाइव इसको कहते थे दिखाया जाए, तो वो बहरहाल दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी है। और ये जो पीटीआई वाले हैं, कल भी मैंने विलाग में कहा था जनाब, ये कह रहे हैं जनाब काजी साहब जो हैं 3 जून को जो केस लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों वाला, उससे अलग हो जाएं। रऊफ़ हसन साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने फैसला किया है कोर कमेटी की इजलास में, तो अब जो हमारी वकला की कमेटी है वो इसका जायज़ा लेगी। तो हम तो ये कह रहे हैं जनाब इनकार है, वो ना बैठे काजी साहब, हमारा तो यही कहना है। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि एक जजमेंट भी है जिसमें ये कहा गया है कि जो काजी साहब हैं वो मुकदमात की समाअत ना करें जो इमरान खान और पीटीआई से मुतल्लिक़ा मुकदमात हैं। तो वो जो जजमेंट है ना, उसका भी मैं बता देता हूँ। इससे पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब भी आइन और कानून की बात की है ना उन्होंने किसी बेंच में बैठ के, तो उनके खिलाफ जनाब एक कंपेन शुरू हुई है और बेंच ही उनके खिलाफ हो गया। ये पहले तो जो मुख्तलिफ मुकदमात में से शेख रशीद वाले मुकदमे की बात करो, तो ये उन्होंने यहाँ जो इख्तिलाफी नोट दिए उन्होंने 2-3 मुकदमात में, और ये कहा कि जनाब पहले तो देखने वाली बात ये है कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो हम डायरेक्ट नाहल करते फिर रहे हैं लोगों को, सियासतदानों को, ये हमारा इख्तियार है भी, ये मफाद आमा का पब्लिक इंटरेस्ट का केस है भी या नहीं है। ये सवालात उन्होंने मुख्तलिफ 7-8 सवालात उन्होंने उठाए थे और कहा था जनाब इस पर जो फुल कोर्ट बना के फैसला कर दें। और जब ये फैसले दे चुके तो ये पेशावर में साकब निसार साहब जो हैं, ये जैसे इनको आदत थी कि जनाब सो मोटो लेके फिर पंजाब के साकब निसार ने बड़ी नहीं पाई हुई थी क्योंकि नून लीग की हुकूमत से और नून लीग के खिलाफ उन्होंने कंपेन शुरू की थी। तो वो फिर लोगों ने इतराज़ किया जनाब सुन सिर्फ पंजाब ही नहीं कहते, चलो खैबर पख्तूनख्वा भी टुर जाने। वो केपी में चले गए जनाब, पेशावर रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट साहब पेशावर रजिस्ट्री में उन्होंने सो मोटो को नोटिस लिए हुए थे, हेल्थ का ही कोई शायद मामला था। तो उसमें 3 रुकनी बेंच था, साकब निसार साहब चीफ जस्टिस, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सैयद मंसूर अली शाह साहब। तो जब वो आए तो वही जो मैंने कहा कि शेख रशीद और दीगर मुकदमात में उन्होंने सवाल उठाए थे, 184 सब आर्टिकल 3 वाला सो मोटो ये वो। तो उन्होंने जो लॉ ऑफिसर थे सरकारी वकील, उनसे पूछा जनाब पहले तो ये पढ़े ना 184 सब आर्टिकल 3 कि हमारा ये इख्तियार है भी या नहीं। तो साकब निसार साहब ने चलो जरा उठिए, उठ के चले गए और जाके फिर आर्डर जारी कर दिया उन्होंने, वो कहते हैं ना मास्टर ऑफ रोस्टर की हैसियत से, कि जनाब काजी साहब को अलग कर दिया, फिर अपने साथ सैयद मंसूर अली शाह साहब को बिठा के जनाब केस को सुनते रहे। तो बाद में काजी साहब ने ना, जैसे मैंने कहा, वो आधार चुकता कर देते हैं, उन्होंने वो जनाब जजमेंट लिखी और उसमें सारी पॉइंट जो है वो कहने ना कि चपेड़ा मारियाँ, इसको आप कह लें जनाब आईनी चपेड़े मारी साकब निसार को कि मामे खां तू कितों आ गया, तू कितना मैंने उठा सकता, बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी मौजूद ने, रूल्स ने, सारा कुछ है, तू कितों आ गया। बहरहाल फिर उसके बाद जनाब साकब निसार साहब चुप करके कुत्ती मार के बैठे रहे। और फिर जब वो उनके रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले वो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी वो जजमेंट दी थी और उन्होंने तईद की उनकी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, और कहा जनाब मैं इंतज़ार कर रहा था जनाब उसका फ़ैसला आए, साकब निसार का तो फैसला ही नहीं आया, तो ज़ाहिर है अब मैं जो है वो मैं फ़ैसला दे रहा हूँ। तो उन्होंने भी ये कहा जनाब ये कैसे उठाया जा सकता था इनको। और फिर दूसरा जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि जनाब एक फ़ैसला है जिसको रऊफ़ हसन साहब बात कर रहे हैं, जनाब एक फ़ैसला है जिसमें यह कहा गया जनाब काजी साहब जो है मुकदमात वो भी कह रहे नहीं, उसमें जो काजी साहब का नोट है वो भी पढ़ लें आप, बड़ा लंबा चौड़ा नोट उन्होंने लिखा हुआ है। और उनका जो गैर आइनी फैसला हो ना उसको मानने के पाबंद नहीं होते। मेरा ख्याल इसीलिए उसको रिव्यू शुरू नहीं, क्योंकि फैसला ही गैर आइनी था, सबको पता है वो गैर आइनी फैसला था, हो ही नहीं सकता था। और उसमें यही कहा गया था, और वो एक मुकदमा था भाई। वो मुकदमा क्या था, ये इन्होंने जब ये इनके खिलाफ 2021 में तहरीक वगैरह शुरू होगी ना, तो इमरान खान ने रिश्वतें देनी शुरू कर दी अरकान असम्बली को। तो इन्होंने फरवरी
के राउंड अबाउट फरवरी था या फिर जनवरी का आखिर था या फरवरी था 2021। तो इन्होंने ना जो लॉ मेकर्स थे अरकान असम्बली, उनको 500 मिलियन रुपए जो है जनाब उनको फंड दे दिए कि जाओ मौज करो। ये 3 फरवरी को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर पर मुश्तमिल बेंच था जो कुछ मामलात की समाअत कर रहा था। वहाँ ये मामला आया तो उन्होंने जनाब इस पर अज़-खुद नोटिस ले लिया और कहा कि जनाब इस पर बड़ा बेंच बनाया जाए और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए कि जनाब ये कैसे दे सकता है, वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या इख्तियार है और इनको फंड जो है वो बांटता फिर रहा है। तो उस पर जनाब एक तो 2 नंबर ये की कि गुलजार अहमद उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर को निकाल दिया बेंच से। लेकिन बहरहाल ये है कि जो ऑथर जज होता है जिसने लिखा होता है फैसला, उसको शामिल किया जाता है। वो एक तरह से 2 नंबरी तो की, लेकिन वो दायरे से, कानून के दायरे से बाहर नहीं। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उस बेंच में शामिल कर लिया, 5 रुकनी बेंच बना दिया, खुद उसके सरबराह बन गए गुलजार साहब, मशीर आलम साहब को शामिल कर लिया, उमर अता बंदयाल साहब शामिल हो गए उसमें, और काजी साहब को मैंने जिक्र किया, उनको शामिल कर लिया, और एजाज अल एहसन साहब ये बैठ गए जनाब। तो वहाँ काजी साहब ने कह दिया जनाब एक व्हाट्सएप आया है कि जनाब जो इनका सालक हुसैन है उनके भी वहाँ ना कोई, वहाँ भी कोई फंड शंड उनको भी दिए गए इतने ये वो। तो ये जनाब उनके गले पड़ गए कि जनाब आप इसमें फ्री के हैं, बदयाल शदयाल से सारे कह रहे हैं कि जनाब आप तो शिकायत की, उनको मैं शिकायत की निंदा थोड़ा, मैं तो निशानदेही की है, मैं तो सो मुट लिया, तुझे मैंने शिकायत की नहीं मुंदई बना देता। वो थोड़ा जनाब केस चलता है इमरान खान के नाल, वो जी उन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था और दरखास्त इनकी चल रही थी नजरसानी वगैरह के। तो उन्होंने कहा जनाब फिर तो जो आप जो है मेरे खिलाफ जो केस है वो सुन रहे हैं तो आप भी ना बैठे इस बेंच में। नहीं जी तुम ना बैठा करो। बेंच उठ के चले गया जी गुलजार, चलो भी उठिए, जिधर साक पे चले गया ऐसे उठ के, चलो भी चलिए, और उठ के चले गए। और फिर जाके 4 जजों ने एक फैसला जारी कर दिया कि जनाब काजी साहब इस बेंच में ना बैठे, और जो इमरान खान से मुतल्लिका क्योंकि इनका केस चल रहा है, दरखास्त इन्होंने, उन्होंने कहा मैंने तो दरखास्त दी नहीं हुई इमरान खान के खिलाफ, मैंने कब दरखास्त दी हुई, मैंने तो वो जो रेफरेंस वाला मामला है वो मैंने चैलेंज किया हुआ। तो इमरान खान मैंने इमरान खान के खिलाफ, मैंने इमरान खान के खिलाफ जो है उसकी ज़ात के खिलाफ कौन सा केस किया होगा, वो वज़ीर आज़म है तो ठीक है। तो इस तरह तो कोई जज भी जो है वो बैठ ही नहीं सकता बेंच में अगर इस फार्मूले के तहत। वो तमाम तकर्रियाँ जो होती हैं वो वजारत सदर की मंजूरी से, जो भी एक प्रोसेस है आखिर में जाकर तो सदर की मंजूरी के साथ नोटिफिकेशन जारी होता है ना, वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करती है, हुकूमत का अमल दखल होता है। तो कहना जनाब वो तो ये जो है हम केस ही नहीं सुन सकते हुकूमत का, क्योंकि हमारा जो तकर्रर है ये हुकूमत ने किया हुआ, कैसी अहम करना बात है। तो वो कहते हैं हम उसकी बुनियाद पे भी बात कर सकते हैं जाके, वो भी करके देख लें आप। बहरहाल जनाब आप ये इन्होंने एतराज़ तरूज करना है, ये अभी ना जायज़ा जुज़ा ले रहे हैं, गिदड़ बपकियाँ भी दे रहे हैं, और अगर ये एतराज़ करेंगे तो फिर मैंने कल बताया था कि उसका क्या नतीजा जो है ये निकल सकता है। और काजी साहब तो यार मैं दस ना, काजी साहब हर गल का उन्होंने जवाब दिता, खत लिख के जवाब दिता, इख्तलाफी नोट दे के जवाब दिता, जजमेंट दे के जवाब दिता, ਜਿਹੜਾ भी इल्ज़ाम उन्होंने लग्या। हुण तो वैसे भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਤੇ ਅਗਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਗੇ नहीं सी ये चीज़, जज ने खामोश रहना होंदा सी। बहरहाल उन्होंने तो उसको भी आपको पता ही है ना, जो उनकी हैं बरतानिया की हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, उन्होंने जो आसमा जहांगीर के वहाँ कॉन्फ्रेंस पे जो खिताब किया था, और पाकिस्तान में जमहूरियत और पता नहीं सियासी जमात और इलेक्शन में लेट और इस तरह, उसका भी जवाब उन्होंने दे दिए। उनका इलेक्शन लेट सीधी सीधी गल का मतलब यह है कि जनाब तुम साढ़े तो जनाब आओ, इलेक्शन लेट लूट होया थे, ये तो सदर साहब तो इलेक्शन कमीशन च नहीं हो रहा सी मामला, और बंदियाली कोर्ट से उनके जो साढ़े को मामला आया सी 10-12 दिनों में इलेक्शन करवाता, डेट दवाती, सारा कुछ करवा देता। और जोड़ा बल्ले दे है निशान वाली इंतखाबी निशान वाली गल, वो कानून के मुताबिक असीं फैसला किया, असीं तो अपनी गलतियां मन रहे हैं, जिहड़ियां गलतियां है उन्हें दुरुस्त करते पे हैं। तो तुसीं भी तो अपनी गलतियां मनो ना। महादे बिलफोर का जिक्र किया इसराइल बनाने वाला, फिर 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ईरान च इनकलाब लिया इन्होंने, ईरान जो हुकूमत तब्दीली वास्ते जो किया इन्होंने बरतानिया के, उन्होंने कहा तुसीं भी जो ना अपने आप को बदलो, जी नौबादियाती सोच है ना वो तो निकलो बाहर, तुसीं भी अपनी गलतियां मनो। सारा ठीक ठाक जवाब दिता उन्होंने, तो इत्थे भी उन्होंने जवाब दिता। उन्होंने अगर करनगे ना कल एतराज़ तरूज तो यदा भी जवाब देंगे और ठीक ठाक देंगे। और दूसरा जो मैंने कहा ना कि ये इमरान खान वगैरह का जो ट्वीट है
उस हवाले से। ये अब उन्होंने जनाब इमरान खान के पास गए थे, जनाब ये आपके ट्विटर अकाउंट पे कैसे आ गया। ये सारे ना कोई स्टोरी बना रहे हैं। कोई कह रहा है जनाब, अब रऊफ हसन साहब ने ये फरमाया है कि जनाब वो जो है ना, अगर पाकिस्तान में होते ना वो लड़के जो ऑफिशियल अकाउंट चला रहे हैं, तो उनसे तो हम पूछ लेते हैं। ये बाहर बैठे हुए अमेरिका में, यानी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर ये जो ट्विटर अकाउंट आ इन्होंने चलाया जा रहा। वो बाहर बैठे हुए हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, वो छुपे हुए हैं, उनसे राब्ता नहीं, अगर राब्ता नहीं हो रहा तो फिर इमरान खान दे ट्विटर ते किदां ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ अपलोड करी जा रहे हैं। दसो ना, अगर कर रहे ने गैर कानूनी है वो तो वैसे ही अकाउंट बंद हो जाना चाहिए कि इमरान खान के नाम से एक जाली अकाउंट चल रहा, यही बनता ना। और वो जी अंडरग्राउंड है, और कोई कुछ और कह रहा है, कुछ को और कह रहा है, कुछ कह रहे हैं इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, कुछ कह रहे हैं इमरान को पता ही नहीं है, अली मोहम्मद खान कुछ और गल कर। बहरहाल उन्होंने अब FIA ने जो साइबर विंग है, उन्होंने रऊफ हसन, गौहर अली खान बैरिस्टर साहब और उमर अयूब इनको ये कहा है कि 5 मई को आप 11 बजे तशरीफ़ लाएँ और बताएं कि जनाब ये कहाँ से और क्या हो रहा है। तो वो जो वीडियो है ना इन्होंने अपलोड की हुई, तो उसमें एक तरफ उनकी तस्वीर है शेख मुजीब की और दूसरी तरफ याह्या खान की तस्वीर है, और ये बताया गया गद्दार कौन, और उसमें जो हीरो बना के पेश किया गया है जनाब गलत दातो शुमार के साथ। तो जनाब वहाँ कत्लेआम हुआ, औरतों की इस्मतें लूटी गई वगैरह वगैरह, जैसे मैंने कल के भी लाग में भी इस हवाले से बात की थी। 14 जून 1947 को कांग्रेस के पॉलिसी बयान से लेके इंदिरा गांधी के बयान तक कि जनाब 2 कौमी नज़रिया जो है ये हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया है और 1000 साल तारीख का बदला ले लिया है। ये सारी चीज़ें, ये 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं ये साबित करने के लिए कि ये इंडिया की साजिश थी। और जो कहते हैं जब बड़ा इलेक्शन होया सी, बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन सी, और कोई इलेक्शन नहीं सी, और कब्जे किए सी उन्होंने, हर एक पोलिंग स्टेशन से कब्जा सी, थोड़ी 40,000 फौज सी, थोड़ी फौज जी है सारी इंतजामिया जी सी, पुलिस वगैरह सारी मशीनरी जी सी सरकारी, वो तो मिली हुई सी उन्होंने नाल, अवामी लीग के नाल, हर जगह कब्जा किया सी। इलेक्शन कराने वाले सारे बंदे जोड़े सी वो सरकारी जोड़े थे मुलाजम, वो सारे अवामी लीग के नाल उत्ते कब्जे हुए सी। जिस दिन इलेक्शन हुआ ना 11 बजे BBC के नुमाइंदे की बात होती है, दिन 11 बजे उनके साथ मुजीबुर रहमान शेख के साथ, ये भी रिकॉर्ड पे आई हुई है चीज़। उन्होंने पूछा जनाब की पोजीशन है, उनका जनाब शोकरा लोग तो कहते थे कि हमने तमाम सीटें जीतनी है। तो मैंने कहा कि जनाब नहीं, एक सीट बुड्ढे के लिए छोड़ दो, एक राजा के लिए छोड़ दो। बुड्ढा यानी नूरुल अमीन साहब, बुजुर्ग सियासतदान थे। वो जब ये जंग का दवार था ना 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 1971 तक, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे। और बहरहाल, और दूसरे राजा त्रिदेव राय साहब जो है वो, उनको उन्होंने कहा जनाब ये 2 सीटें, और वो वही 2 सीटें जीते थे जो उसने 11 बजे कह दिया था कि मैंने शोकरा लोगों से कहा कि ये कर दें। और फिर उसके बाद ये और राजा त्रिदेव पाकिस्तान आ गए थे। वो जब सकूत हुआ तो वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो वो बांग्लादेश जाने के बजाय ना फिर इधर आ गए थे। और उनका जो ना रियासत थी वहाँ पे चिटागांग में चकमा स्टेट। तो फिर उनकी वालदा जो 1972 में पाकिस्तान का मुकदमा सलामती कोर्ट में लड़ने के लिए ना फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने राजा त्रिदेव राय को भेजा था, और मुजीबुर रहमान ने उनकी वालदा को भेजा था इनके मुकाबले में वहाँ इनके तोड़ के लिए सलामती कोर्ट में। और वो रानी ऑफ चकमा स्टेट जो है, मेरे ख्याल हानिता उनका नाम था, तो वो गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा चल पुत्र वापस चलिए, उन्होंने कहा नहीं माँ जी हुण मैं तुसीं उधर रहो तो मैं इधर रहना। तो फिर इन्हों के बेटे ना उत्थे राजा जड़ा सी उन गद्दी ते बिठाता सी उन्होंने, लेकिन वो वापस नहीं गए सी। बहरहाल ये मैं तारीख की बातें आपको बता रहा हूँ। अब ये जो इनको शर्म नहीं आती PTA वालों को, ये जो करते हैं सकूते ढाका का जिक्र करते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान अलग होने का जिक्र करते हैं, इसमें सबसे बुरा किरदार जो है वो तो नियाजी कबीले के आबाओ अजदाद जो हैं जिन्होंने हथियार फेंके थे, और वो तस्वीर लगी हुई है हथियार फेंकने की जनरल नोडा के। अब ये मोदी साहब गए हैं गोल्डन जुबली तकरीबात पे, तो उस तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं वो और हसीना वाजिद। ये तो इनका हाल है, यानी कि इन्हीं के। और दूसरा जो मैंने जिक्र किया था जनरल बरकी, सदर सिकंदर मिर्जा से जो लोग इस्तीफा लेने गए थे, जो जरनैल भेजे थे कि उन्होंने गर्दनों फाड़ के इस्तीफा लवो तो कोलों, उन्हें जनरल बरकी मैडिकल कोर का बंदा, वो इन्हों का खाडू सी इमरान खान साहब का।
उतों हालात खराब होना शुरू होए ने। एहसासे महरूमी उतों बढ़िया उस मार्शाला अयूब खान ला जिन्होंने सुनहरी दौर कहते हैं। फिर इमरान खान के एक मामू थे लेफ्टिनेंट जनरल आगा अहमद रजा। आगा उन्हें क्योंकि याहिया खान आगा लाउंदा से अपने नाल, उन्हें भी आगा ला लिया होना, आगा बन गया। उन्हें वैसे तो जलंधर से पठान ही सके। तो वो 1967 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ मशरकी पाकिस्तान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सी और बाद फिर उत्थे मशरकी पाकिस्तान जी पाकिस्तानी फौज से तो कमांडर बन गए। और वो 1969 1969 और 1971 71 में वहाँ गवर्नर थे मशरकी पाकिस्तान के। वो भाई साहब जिनके दौर में हालात ख़राब हुए थे, बदअमनी फैली थी, इस्तीफ़ा दे के भाग गए। हालात कंट्रोल नहीं हुए, इस्तीफ़ा दे के नस गए या इस्तीफ़ा ले लिया गानों को। ये है। और फिर असद उमर साहब के वाला साहब जो हैं वो जनरल गुलाम उमर, अब भी उनके तराशे तरुशे पुरानी खबरें सब चलती रहती हैं जनाब। डाका तोड़ने का जो मामला है उस हवाले से उनकी नज़रबंदी में इजाफा ये वो। और ये मोहतरमा कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं जनाब नशर किया। मोहतरमा कमीशन तो शाये हो चुकी है यार, इंडिया शाये हुए पहलों, फिर वो देखते साहब पाकिस्तान शाये हुए, फिर मुशरफ ने बाकायदा उन्होंने डीक्लासीफाई कर दिया, छाप दो यार जिन्हें छापनी है, जिहदे हथ आती है छाप दो। वो छप गई हुई है, किताबी शक्ल में छपी हुई है। उसमें ये चीज़ें कहाँ हैं जो आप बयान कर रहे हैं, कत्लेआम और फलां और टिमकड़ा, कहाँ लिखा हुआ है उसमें ये चीज़ें? उसमें तो याहिया खान का जो बयान है वो देखिए, उसने तो सारा कुछ सियासतदानों पर डाल दिया हुआ है और उन जर्नैलों पर जिन्होंने उनको इक़्तिदार से टाया उन पर डाल दिया हुआ है। सारे बंदे जेह्ड़े उहदे हालात ही ऐसे सी, हर बंदा ज़हरा बचने वास्ते याहिया दे पाई जा रहे थे सारे बंदे। वो तो शहादत की बुनियाद पर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट तो बननी सी ना, जो भी उन्हें फाइंडिंग दी थी। और फिर ये जो कह रहे हैं ना कत्लेआम हुआ, जो मैंने कल के अपने विलाग में एक जिक्र किया था कि एक भारतीय खातून सहाफ़ी ने जो इस पर बड़ी तहकीक की है उसका पढ़ लें। यानी कि ना मुताला पाकिस्तान पढ़ो, ना ही इन्हों के दिते हुए दादो शुमार जो पढ़ो। वो उनका खातून का नाम है डॉक्टर शर्मिला बोस। वो जो है ना सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के एक हीरो, उनकी पोती और ऑक्सफोर्ड में रिसर्च एसोसिएट हैं, वो साफ़ी भी हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी 2011 में। वो 1971 की जंग के तनादर में वहाँ जो हालात थे उसी हवाले से वो किताब है। आपको वो किताब पढ़नी चाहिए, मिल जाएगी वो, डेड रेकनिंग उसका नाम है। तो वो ये कहती हैं कि वहाँ गैर बंगालियों के साथ ये सलूक हो रहा था। डॉक्टर शर्मिला बोस ने जो अपनी तहकीक शुरू की थी ना, वो कुछ तस्वीरें छपी थी जैसूर के कत्लेआम के हवाले से, जिन्हें पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने उससे तहकीक शुरू की थी और सबसे पहले उन्होंने टेलीग्राफ में एक मजमून लिखा। 19 मार्च 2006 को वो मजमून शाया हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरे ये कर रहे थे मुक्ति वाहिनी वाले और दूसरे जो उनके लोग थे, वो गैर बंगालियों को कत्लेआम कर रहे थे और बिहारी कह के, और बिहारी कैंप अभी तक वहाँ लगे हुए हैं यार, उनको यहाँ टिकने नहीं देते ये वहाँ पे, कहते चलो जनाब भागो। यानी गैर बंगालियों को निकालने के लिए जो भी वो कर सकते थे उन्होंने। यार मगरबी पाकिस्तान से एक बंदा था, कोई अफसर जाने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई जाता था प्रमोशन दे के, लालच दे के भेजते थे, सुबह को जाता था शाम को उसकी लाश आ जाती थी। इस हद तक तो जुल्म होता था। वो ये कहती है कि जब इस पाकिस्तानी फौज जो है उसने रिएक्शन में किया था। वो कहते हैं जनाब सड़कें जो हैं वो अटी पड़ी थी लाशों से, गैर बंगालियों की लाशों से। और वो कहते हैं कि एक जगह तो इतनी लाशें थी कि दरिया का जो पानी है वो रुक गया था उन लाशों की वजह से, गैर बंगाली जो थे जिनका ये कत्लेआम कर रहे थे। और ये कह रहे हैं जनाब हमारा कत्लेआम हुआ। और फिर जो उन्होंने कहा 30 लाख जनाब बंगाली जो हैं वो कत्ल हो गए पाकिस्तानी फौज के हाथों, शेख मुजीब ने। वो कहाँ से आया? उन्हीं के सफ़ीर जो हैं, उन्हीं की हुकूमत के सफ़ीर जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब कोई नहीं, ये सारे गलत ज़ादोशुमार हैं। और फिर एक बांग्लादेशी साहबी हैं सिराज रहमान, वो कहते हैं जब ये पाकिस्तान से आज़ाद होकर पहुँचे ना लंदन, तो जो पहला बंदा था बांग्लादेशी मैं था जो उनसे मिला था। मुझसे पूछा उन्होंने कि जनाब कित की होया, मैं उन्होंने कहा जनाब आदोशुमार था तो पता नहीं, लेकिन ख्याल ये आके 3 लाख बंदा तो जान तो गया। सिराज रहमान साहब कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि ये अंदाज़ा है हमारा, कोई शवाहद नहीं है, ना ही कोई सबूत है हमारे पास। तो वो जो थे ना मुजीबर रहमान शेख साहब, उनमें और इमरान खान में एक चीज़ मुश्तरक थी, उसको भी जमात अफ्रीकों का नहीं पता था। अंग्रेजी उन्होंने बड़ी माठी सी, अंग्रेजी होंगी इन्होंने जितना नहीं कहते 40 करोड़ थे उस वक्त, 40,000। वो जब पाकिस्तान और बांग्लादेश वो बात करते ना उस वक्त 40 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी। और फिर वो कहते 40,630 इन्ने मिलियन हज़ार, जब वो गरीब जो फिगर बोलते ना इमरान खान साहब, जितना पता ही नहीं लगता की कहना चाह रहे थे।
वो भी उन्होंने, मेरा ख्याल आ और कुछ लोगों का ख्याल, मेरे तो अलावा भी कुछ लोगों का ख्याल आ कि उन्होंने 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ उन्होंने ਲੱਖ ਦੀ अंग्रेजी करती मिलियन, 3 मिलियन करता कि पाकिस्तानियों ने मेरे 3 मिलियन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡੇਵਿਡ ਫਰਾਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ 3 ਮਿਲੀਅਨ, 30 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਲੱਖ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 1974 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2-2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾ। लेकिन 30 लाख चली जा रहा, तड़ातड़ चली जा रहा। और इसमें पीछे, इसके पीछे जो है, जो खुद बंगाली साफ़ियों की तहकीक है और उस फीर का जो है उसका भी मैंने हवाला दिया है, वो कहते रात ही इसके पीछे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसके पीछे KGB थी और प्रावदा जो रशियन जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकारी अखबार था प्रावदा, वो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा था। और उसी यकतरफा प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे अब ये जो PTI वाले हैं ये लगे हुए हैं कि जनाब ये ऐसे हो गया, वो हो गया। और दूसरा ये, इनको पता ही नहीं शिमला जो माहदा हुआ था उसमें क्या मामला तय हुए थे। शिमला माहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिर्फ माहदा नहीं था, वो सैफरिकी मुज़ाकरात थे। 1974 की बात है। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जो मुज़ाकरात हुए थे ना, जिसको शिमला माहदा कहते हैं, भुट्टो साहब, इंदिरा गांधी और मुजीबर रहमान के जो वज़ीर ख़ारजा थे ना, पाकिस्तान ने अगरचे उसको तस्लीम नहीं किया था अभी बांग्लादेश को, उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे कमाल हुसैन साहब, वो भी इसमें शामिल थे। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जनाब 1971 के वाक़यात की बुनियाद पे ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हसीना वाजिद ने अपने अब्बा जी का जो माहदा था उसको भी तोड़ दिया, और वहाँ जो लोग थे पाकिस्तान की फ़ौज के साथ थे, बाद में वो वहाँ रुकने असम्बली रहे, वज़ीर रहे, उनको फांसियाँ लगा दी। एक ट्रिब्यूनल बना के, जंगी जराइम का ट्रिब्यूनल अपने कानून के मुताबिक, और लग ये रहा शायद ये आलमी कोई जंगी ये जराइम का ट्रिब्यूनल है। तो उसमें जनाब ये लिखा हुआ पैराग्राफ नंबर 14 में मुजीब का है कि जनाब उन्होंने अपनी कौम से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं जनाब कि जनाब माजी को भूल जाएं, जो जुल्म हुआ भूल जाएं, आगे चलें। और फिर जो भुट्टो साहब हैं पैराग्राफ नंबर 15 में उसका उनका जिक्र है कि जनाब उन्होंने अपील की है और उनका जनाब पुरानी गलतियों की जो है माफ़ी शाफ़ी करें और आगे चलें, मामला आगे लेके जाएँ। शिमला माहदा में ये तय हुआ है कि 1971 के वाक़यात की बुनियाद पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। 195 बंदे सी जिन्हों के खिलाफ जंगी जराइम च उत्थे कार्रवाई शुरू की हुई थी मुजीबर रहमान ने। इस माहदे तो बाद वो बंदे सारे छड़ दिते थे, खैर सगाली तौर पर पाकिस्तान भेजते थे, बाकी जंगी कैदियों के नाल ही वो पाकिस्तान वापस आ गए थे, जिहड़े 90,000 से उन्होंने वो भी शामिल थे। तो ये जब वो खुद इस बात को भूल चुके हुए हैं, आप उसको नए सिरे से गलत जो है 30 लाख से शुरू करके आप वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो झूठ में मबनी था। और मैंने बताया उसमें रा थी, उसमें KGB थी, उसमें प्रावदा था, इंडियन न्यूज़ एजेंसियाँ थी, बांग्लादेश के अखबारात थे, ये सारे लगे हुए थे उस वक्त। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।